तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 369 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने वोट दिया है तो मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ फिर से टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स को। और अभी प्लॉटिंग भी अच्छी खासी हो चुकी है, क्यूमी बड़ा भी हो चुका है, तो उसकी फिर से नोवेल एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। पहले कहानी में कुछ था नहीं, बस ऐसी ही छोटी मोटी प्लॉट ट्विस्ट थी और उसकी नोवेल्स मैं कुछ दिनों में लाऊंगा, वो कुछ अभी चल रहा है, इसकी वजह से मैं अभी थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ। समझ सकते हो, मामला मामला उसी चीज़ का है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग को लास्ट में कुछ चीज़ रियलाइज हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ हो सकती है। अब देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा उम्मीद मत लगाना क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाली मैं ऑलरेडी बता देने वाला हूँ। तो चलो, यहाँ पे मोरोसा सोचने लगता कि आखिरकार मास्टर को क्या रियलाइज हुआ। वहाँ पर वो अपने मन में बड़बड़ाने लगता है क्योंकि यहाँ पे वो कंफ्यूज तो होता है, वो अपने कंफ्यूजन को सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो ये देख पाता था कि अभी उसके मास्टर अपने एक एनलाइटमेंट के स्टेट में थे जिसमें कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है ताकि वो अपने लू फेंग को गार्ड कर सके, ताकि कोई भी अपने मास्टर को आकर डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे लू फेंग वहाँ पर बैठ के अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके माइंड के अंदर उन्हीं ह्यूमन एंसेस्टर के 31 सीक्रेट पैटर्न्स के मटेरियल्स के आने लगते हैं। वो कंपैरिजन लूपिंग करना शुरू करता है। लूपिंग क्या आता है कि इसी वजह से जितने भी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से जब वो एक ऑरिजिन वर्ल्ड पे कंट्रोल पा लेते हैं तो वो एक ह्यूमन एंसेस्टर को 1v1 बैटल में हरा सकते हैं, वो डरते नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने का साफ ये मतलब है कि जब भी एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म एक ऑरिजिन वर्ल्ड के कोर को निगल जाता है तो उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक ह्यूमन एंसेस्टर बनने की काबिलियत को रखता है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक ह्यूमन वर्ल्ड और एक ह्यूमन एंसेस्टर दोनों की एग्जिस्टेंस सेम लेवल पे आती है। लूपिंग ये बात अच्छे से समझ चुका था। ऑरिजिन वर्ल्ड एक ऐसी कोलोसल बॉडी है जिसमें कि सोल मौजूद नहीं है और उसमें भी एक सोल की जरूरत होती है और सोल कोई और नहीं, वही ऑरिजिन कोल होती है। इसी कारण ये भी कोई 1v1 अगेंस्ट होती है तो उसमें ह्यूमन एंसेस्टर उसका कुछ कर ही नहीं पाता जब तक कि एक कोर हो ही ना। मान लो कि आप किसी लाइफलेस बॉडी पे अटैक कर रहे हो, किसी जॉम्बी पे जो कि यार मरता ही नहीं है, उसके ब्रेन में हेडशॉट मारो या फिर कुछ करो, वो मरेगा ही नहीं। तो ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन नहीं पे, जब तक कि एक कोर ना मौजूद हो तो उसको जब तक सैटर ना किया जाए, तोड़ा ना जाए, तब तक आप उसको हरा ही नहीं सकते हो। इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए ये एक डिसरिगार्ड की जैसा है क्योंकि उनके पास लाइफ कोर होना अति आवश्यक है, उसको होना ही चाहिए। एक बार कोर्स टूट गई इसका मतलब एक कंप्लीट एनिहिलेशन, वो पूरी तरीके से मारा जाएगा। लूफिंग को एक समय तक एक ऐसा विश्वास था कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की जो उसकी कोर है ना, लाइफ कोर, वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। वो एक इनपरफेक्शन से एक नेचुरल क्रिएशंस में उसे मौजूद होना ही नहीं चाहिए था। और लूफिंग हमेशा से बहुत लंबे अरसे से ये पॉइंट ऑफ व्यू बना कर रखता था और हमें भी तो ऐसा ही लगेगा कि यार कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दो ना, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जितने भी प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं वो सब डॉज को कंप्रीहेंड करते हैं। उनके पास कोई भी कोर मौजूद ही नहीं होती, उनके पास कोई लाइफ कोर नहीं होती जो कि उनके सबसे बड़ी वीकनेस को हटा देती है। मतलब लाइफ कोर होगी नहीं तो जिसको सैटर कर ही नहीं सकते तो वो मरेगा कैसे। लेकिन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के उसकी लाइफ कोर ही सबसे मेजर फैटल फ्लॉ होती है। यहाँ तक कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास भी अपनी कोर होती है जिसको डिस्ट्रॉय कर देने से उन्हें मारा जा सकता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी होती है। लूफिंग को अभी रियलाइज होता है कि भले ही वो कोर उन सब की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन वही कोर उनको इतनी पावर्स देती है जो कि उन्हें लिमिटलेस पोटेंशियल्स तक ले जाती हैं। अगर कोर होगा ही नहीं तो कह सकता हूं कि ह्यूमन एंसेस्टर भी नहीं होगा। ये कोर उनका सबसे बड़ा वीकनेस है तो ये कोर ही सबसे बड़ा उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है जो कि उन्हें लिमिटलेस पोटेंशियल्स पे ले जाती है।
लाइफ कोर दूसरे ऑरिजिन से आती है। अब ये इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो असल में अपने खुद के ऑरिजिन से बॉर्न होते हैं, जैसे अपनी खुद की दुनिया ये केजुअल से अलग या फिर केजुअल के अंदर ही बॉर्न होते हैं, तो उनकी खुद की एक अलग ही ऑरिजिन होती है। लू फेंग ये अच्छे से जानता था और ये भी समझता कि आखिरकार क्यों प्रैक्टिशनर्स को एक स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ब्लड लाइन के पाथ को आगे बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिशनर्स जो कि एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनते हैं, उन्हें एक हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को रिफाइन करना पड़ता है। एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अगर बनना है तो आपको एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन करना पड़ता है। लेकिन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का क्या? अब इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उन्हें कहा जा रहा है जो कि खुद से जन्म लेते हैं, ना कि उन्हें कैद करके यहाँ पे भेजा जाता है। अब ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और सबकी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से भी सीख पाना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है। बिना किसी हाई लेवल ब्लड के एक्सेस के उनको सिंपली कंज्यूम और एब्जॉर्ब करने जाओगे तो ये नेचुरली उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर देती है। मतलब आपके पास इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की ब्लड लाइन आ गई, खून आ गई, तो आप उससे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना सकते हो। और कुछ तो यहाँ पे क्या सकते हो कि जैसे ऑरिजिन यूनिवर्स में देख लो उनके पास कितनी खराब टैलेंट होती है, कितनी गंदी वाहियात टैलेंट थी वो, तो लू फेंग इतना टैलेंट निकला कि वो इतना आगे तक बढ़ पाया। वहीं पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को देख लो, यहाँ पे पैदा होते हैं यार कोई ट्रू गॉड बन जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑरिजिन यूनिवर्स में तो ट्रू गॉड होते भी नहीं है, मुश्किल से एक दो निकल के आते हैं। सेम टू सेम वही होता है कि जो कि खुद से इनेट मतलब केजुअल से बाहर जन्म लेते हैं, तो उनकी पावर्स केजुअल के अंदर रहने वाले जन्म से लेने वाले से काफ़ी ज़्यादा होती है। वो काफ़ी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, इसलिए उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होती है। और इसी कारण केजुअल के बाहर में आपने देखा हो कि इतने बिलियंस ऑफ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, यहाँ तक कि एंसेस्टर लेवल लाइफ फॉर्म्स भी मौजूद हैं। वो उनकी ऐसी ही काबिलियत है कि वो जन्म लेते हैं, साथ ही उनकी एक हाइयर लेवल ऑफ डिग्री पोटेंशियल टैलेंट ये सभी चीज़ें उभर जाती हैं। अब यहाँ पर लू फेंग इन सब के बारे में बात करने लगता है कि हम उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और कुछ तो अपने सिर्फ ऑरिजिन कोड को निगल के एंसेस्टर लेवल तक चले जाते हैं। और ऐसा ही लू फेंग और भी सारी चीज़ें बोलने लगता है। हमें तो ये भी पता है कि कैसे जितने भी लॉर्ड्स हैं वो ह्यूमन ब्लड लाइन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाई लेवल या फिर वर्ल्ड क्लास तक के ब्लड लाइन्स को ही निकाल सकते हैं। वहीं पे ह्यूमन एंसेस्टर के वो कंप्लीट ब्लड लाइन को कभी भी अभी तक निकाल ही नहीं पाए हैं। लेकिन बात करें इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की, तो उनकी कोर के अंदर ब्लड लाइन होती नहीं है, वो सिर्फ एक लाइफ कोरिंग होती है। वही लाइफ कोर उनके लाइफ के इवोल्यूशंस को दर्शाती हैं और उनके एडवांसमेंट को भी दिखाती है। इसी कारण लू फेंग एक चीज़ अभी कंप्लीटली समझ जाता है कि क्यों एक गॉड एम्पर अर्ली स्टेज का बंदा और मिड स्टेज का बंदे में कितनी बड़ी डिफरेंस होती है, और आखिरकार एक ह्यूमन ब्लड लाइन्स कैसे डिफरेंट काम करती हैं। फाउंडेशन असर कुछ और नहीं, लाइफ कोर ही होती है जिसमें ब्लड लाइन्स उसकी एक मैनिफेस्टेशंस के जैसे थी। अब यहाँ पर लू फेंग और भी बकवास करती है, जिसको मैं करने जाऊँ तो आप लोग कहोगे यार क्या क्या ही बकवास करते हो, जिसके साथ लू फेंग वहाँ पे और भी बातें करने लगता है। और ये मेनली बातें आप सभी को एग्जैक्टली पता ही है, जिसके साथ लू फेंग और भी बातें करने लगता है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जैसे कोई एक इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनता है तो वो एक स्पेस लाइफ कोर्स से बनता है, तो वो स्पेस में ही अपने आप को पावरफुल बनाने लगता है और वही वो आगे बढ़ता है। एक ह्यूमन एंसेस्टर लेवल लाइफ फॉर्म और वहीं पे ऑरिजिन वर्ल्ड दोनों ऑरिजिन कोर को पोजेस करते हैं, और उसी के साथ अपने लॉर्ड्स भी एक ऑरिजिन कोर को पोजेस करते हैं। लेकिन इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स उनकी ऑरिजिन कोर फिजिकली मैनिफेस्ट करती है। वहीं पे लॉर्ड की बात करें तो ह्यूमन लाइफ फॉर्म की डॉ में एग्जिस्ट करती है। मतलब क्लियर यहाँ पे कि जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स लेवल के बंदे हैं उनके अंदर जो कोर होती है वो फिजिकली, मतलब आप उसको छू सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उनको तबाह कर सकते हो, वैसी कोर होती है। लेकिन वहीं पे अपने ओवरलॉर्ड्स के पास उनके पास जो कोर होती है ना वो डॉ के रूप में होती है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल होती है और इटर्नल होती है। एक लॉर्ड नहीं मर सकता है क्योंकि यार उनके डॉ को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे जब तक उसके डॉ को डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए तब तक एक लॉर्ड नहीं मरेगा। मतलब डॉ को डिस्ट्रॉय कर दो तो लॉर्ड मरेगा, और नहीं डिस्ट्रॉय कर पाओगे तो लॉर्ड मरेगा ही नहीं। और बेसिक सा फंडा ये समझ लो कि डॉ यहाँ पे स्पेस डॉ
लाइफ डाउ, डेड डाउ, डिस्ट्रक्शन डाउ, इन सब की बात की जा रही है। लेकिन आप ही बताओ, क्या स्पेस डाउ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? क्या स्पेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? जवाब है नहीं, उसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और इसी वजह से लॉर्ड्स इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ कोर को तोड़ा ही नहीं जा सकता है और उन एंसेस्टर को मारा जा सकता है। यही तो सबसे बड़ी डिफरेंस होती है जो कि आपको समझनी होगी। इसके साथ लूफिंग इन्हीं को बात करता है, फिर से वही सब करने लगता है। अब जैसे युवान को भी देख लो, तो युवान के पास भी अपनी खुद की वीकनेस थी। मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ को या इतनी स्ट्रांग है तो आपके पास कोई वीकनेस नहीं होंगी। असल में देखा जाए तो अपने सारे लॉर्ड्स के पास एक कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, लेकिन वो उतनी बड़ी भी नहीं होती है। इंटेलिजेंस से लूफिंग को ये पता चला था कि कैसे एक ह्यूमन एंसेस्टर और प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के बीच में कितनी बड़ी डिफरेंस होती है। ह्यूमन एंसेस्टर की बॉडी होती है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, लेकिन लॉर्ड्स की बॉडी थोड़ी सी छोटी होती है, एक एवरेज लेवल की साइज की। वहीं पे ह्यूमन एंसेस्टर लेवल फिजिकल बॉडी एक लॉर्ड लेवल से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। उनकी लाइफ कोर अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस पे आती है, जिसके अंदर एंडलेस एक्यूमुलेशन पावर्स आ जा सकती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती है। वहीं पे लॉर्ड्स की बात करें तो उनके पास कोई फिजिकल ओरिजिन कोर नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने पावर्स को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने साइज को छोटे ही रखते हैं। अगर यहाँ पे चॉइस दी जाए तो लूफिंग ये बिलीव करता है कि ह्यूमन एंसेस्टर अपने स्मॉलर बॉडीज को मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ कोर नहीं होती है। अगर किसी ह्यूमन एंसेस्टर ने अपने लाइफ कोर को बना लिया, मतलब वो लाइफ डॉ को यूज करके अपने आप को पावरफुल बनाया, तो वो एक इमॉर्टेलिटी को अचीव कर सकता है। मतलब लूफिंग लाइफ एंड डेथ डॉ डिस्ट्रक्शंस को ये सब कुछ समझ रहा है। अगर कोई लाइफ को समझ जाए तो उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो तो यार अलग सी बात है कि उन सारे एंसेस्टर को कौन सिखाने जान कि आप लाइफ को यूज करके करो। जिसके साथ लूफिंग यहाँ पे अपनी ही बड़बड़ाने लगता है कि मेरी डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ वो लाइफ पे ही ज्यादा फोकस करती है और सेकेंडरी पे डिस्ट्रक्शंस पे काम करती है। लूफिंग ये भी कहता है कि कैसे उसने अपने हाईएस्ट मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को देख रखा है। अगर उसने उसके फुली तरह से कंप्रीहेंड कर लिया तो यहाँ तक कि 7 लॉर्ड्स भी उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लूफिंग उससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और यहाँ पे लूफिंग इन सब के पास और बातें करने लगता है। अब लूफिंग अच्छे से जानता था कि हर एक की अपनी एक खुद की एक्सपर्टीज होती है। वो अपने लाइफ में कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं अपने डॉ को यूज करने की वजह से। लूफिंग यहाँ पे बात करने लगता कि कैसे 7 लॉर्ड्स अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस, कुछ डॉ ऑफ थंडर, कुछ डॉ ऑफ वेव में है, लेकिन कोई भी लॉर्ड ऐसा नहीं था जो कि अपने डॉ ऑफ लाइफ में ज्यादा पावरफुल हो। सिर्फ लूफिंग ही एकलौता होता है जो कि अपने डॉ ऑफ लाइफ में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। अब फिर से यही बकवास होती है, जिसके साथ लूफिंग आगे कहता है कि यहाँ पे सेमी ह्यूमन रियलम डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ वो मेरी फाउंडेशंस को बना रखी है, जो कि मैंने 50 मिलियन लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ा और साथ में 30 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ा और साथ में 2000 वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म्स को बने और इसी के साथ मैंने एंसेस्टर लेवल्स के कॉर्पसेस को पढ़े, जिससे कि मेरी सेमी रियलम ह्यूमन लेवल डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ बनी है। इसके साथ मैं इतने बड़े एक्यूमुलेशंस के साथ अपनी सुप्रीम कॉम्प्रिहेंशंस को बना पाया हूँ और उसकी एक झलक देख पाया हूँ। और लूफिंग एक नई पॉसिबिलिटीज को देख पाता है कि कैसे उसकी पास भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक लॉर्ड बन सकता है। और लूफिंग यहाँ पे ये जानता था कि भले ही जितने भी एंसेस्टर थे उनके पास अलग अलग डॉस थे, लेकिन उन सब के अंदर भी ऐसे बहुत सारे थे जिसके अंदर 10% मतलब एटलीस्ट 10% लाइफ मिस्ट्रीज मौजूद थी, जो कि उनके लाइफ कोर को प्रिजर्व करके रखती थी ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। लूफिंग इस चीज को मिस कर रहा था क्योंकि उसे लाइफ वाले बॉडीज ही चाहिए होती हैं। जिसके साथ लूफिंग और भी बकवास करने लगता है, वहां पे वो और भी बात करने लगता है। और लूफिंग क्या था कि फिलहाल में अभी कि मुझे फोकस करना होगा, फोर्स से मुझे ब्रेक थ्रू करने में लक भी लगेगा। और लूफिंग ये बात अच्छे से जानता था, फिर से वहीं पे होने लगती है। लूफिंग ये भी क्या था कि अभी तक मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कोई मेजर बॉटल नेक पे जाकर नहीं अटका हूँ, मैं आराम से अपनी कल्टिवेशंस को आराम से आगे बढ़ाया हूँ। और अभी तक तो मुझे कल्टिवेशंस के हुए 10,000 एपोज भी नहीं हुए, उससे ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी के फिलहाल मुझे ब्रेक थ्रू करना फोर्स से तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। लूफिंग अपने लक को भी इंक्लूड कर रहा था क्योंकि लक एक बहुत बड़ी पार्ट होती है। फ्यूचर में जब लूफिंग को मौका मिलेगा तो लूफिंग अपने
बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करेगा ताकि वो अपने अंदर ऑरिजिन कोर्स मतलब काउंटलेस ऑरिजिन कोर को इंक्लूड कर सके। मतलब यहाँ पे लूफिंग अपने अंदर ऑरिजिन कोर्स को डालना चाहता था। अब ये नहीं कि लूफिंग सब जगह जाएगा, वहाँ के ऑरिजिन कोर्स को डिस्ट्रॉय करेगा और अपने बॉडीज के अंदर डालेगा, बस वो मैनिफेस्ट करना चाहता है। यहाँ पे लूफिंग कहता है कि ह्यूमन एंसेस्टर लाइफ कोर्स वो एक इनेट होती है, लेकिन मुझे भी अभी उसके फुली कॉम्प्रिहेंशन फुली प्रिंसिपल्स को समझना होगा, तभी मैं जाके उनके बारे में समझ सकता हूँ। लूफिंग वहां पर अपने बॉडीज के अंदर सेम लॉजिक के साथ बिलियंस ऑफ ऑरिजिन कोर्स को बनाना चाहता है ताकि वो जितनी जगह को सीखे समझे बनाए उतनी ही जगह उसकी मैसिव बॉडी हो, उतनी वो बड़ी बॉडी को होल्ड कर सके ताकि वो एक ही स्लैप में उन सबको पिल्ले की तरह मार सके। इसके साथ लूफिंग कहता है कि दूसरे हाथ पे मुझे अपने ऑरिजिन कोर के फैटल वीकनेस को भी एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑरिजिन कोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वहां पर इमॉर्टल्स को पाया जा सकता है, मतलब ऑरिजिन कोर्स को बचाया जाए तो इमॉर्टल्स को पाया जा सकता है। लेकिन अगर अपने ऊपर अटैक बहुत बड़ी संख्या में अटैक हो तो वहां पे मारा जा सकता है। अब यहाँ पे जितना तक बताया गया है उस हिसाब से सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉर्ड्स इमॉर्टल हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी वो नहीं मरे हैं और अभी तक सिर्फ बताया है गया कि लॉर्ड्स इमॉर्टल ही होते हैं। लेकिन क्या वो सच में इमॉर्टल होते हैं वो तो कभी हम आगे देखेंगे ही, क्या वो सच में इमॉर्टल होते हैं या फिर नहीं। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग कहता कि मुझे अपने डॉ ऑफ लाइफ के डेट को एसेंस को अच्छे से बैलेंस करना होगा, तभी मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अगर एक लॉर्ड ह्यूमन लाइफ डॉ को कॉम्प्रिहेंड करता है तो उनकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी, वाइब्रेंट हो जाएगी और इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगी पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में। लूफिंग अपने पूरी की पूरी फोकस प्राइमली लाइफ डॉ पे लगा रहा होता है। मतलब देख रहे हो पूरे चैप्टर में एक ही चीज रिपीट हो रही, तो इसको मैं स्किप करके डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूँ, जहाँ पे सीन चेंज करके हमें केव ड्वेलिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंड ऑफ ओरिजिन में ह्यूमन आइलैंड मौजूद था। लूफिंग के सामने वही 31 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल मटेरियल्स टहल रहे होते हैं। लूफिंग उन सभी को पढ़ रहा होता है। लूफिंग अपनी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके उन सभी को बहुत ही भयंकर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करता है। लूफिंग कहता है कि मैंने इस रास्ते को देखा है, लेकिन मैं अभी भी इस रास्ते पे चल रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूंगा मैं डॉ के ट्रूली एंडिंग को एसेंस को ग्रैप्स कर पाऊंगा, पकड़ पाऊंगा। और लूफिंग अपनी इन बातों को ये अच्छी तरह से समझता है कि कैसे उससे अपने वीकनेस को एलिमिनेट करना होगा। राइटर पे मुझे सच में गुस्सा आ रहा, क्योंकि यार एक चीज़ को उसने 10 बार देखा है। आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। इसके साथ लूफिंग अपनी एक नई स्पिरिचुअल सिस्टम मतलब एक नई सिस्टम को बनाना शुरू करता है। लूफिंग के पास पहले स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम थी, लाइफ सिस्टम थी, डिस्ट्रक्शन सिस्टम थी, ह्यूमन पावर सिस्टम थी, फिजिकल बॉडी सिस्टम थी, और अब लूफिंग अपना सिक्स्थ सिस्टम बनाने लगा था जो होता है ऑरिजिन सिस्टम, जो कि उसके कोर को बनाने के लिए होती है। लूफिंग अपने आप को 31 ह्यूमन एंसेस्टर कॉर्स में फिर से डुबा देता है ताकि वो पढ़ना शुरू कर सके और उसे एक बार अच्छे से समझ सके कि आखिरकार उनकी ऑरिजिन कोर बनी कैसे है। आफ्टर ऑल लूफिंग को आगे चलकर अपने पास एक ऑरिजिन कोर्स को क्रिएट करना ही होगा, और वहां पर लूफिंग उन सबको देखने लगता है, जिसके साथ लूफिंग उन सबको ऑब्जर्व करने लगता है। और लूफिंग बहुत ही दिन तक करता है, बहुत टाइम तक करने लगता है। लूफिंग को धीरे धीरे समझ भी आने लगी होती है। पहले लूफिंग को घंटा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एनलाइटमेंट के बाद लूफिंग को समझ चीजें आने लगी होती हैं। उसकी ऑरिजिन सिस्टम थोड़ी सी बढ़ने लगी थी और वो उसके पावर्स को भी बढ़ाने लगी थी। इसके साथ लूफिंग वहां पे और बातें करने लगता है। उसकी ऑरिजिन सिस्टम एक सीड की तरह थी जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख कर अपने आप को बढ़ा रही थी, मतलब ज्ञान को सोख कर। इसके साथ टाइम पास होने लगता है। लूफिंग को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार उसने कितने समय गुजार दिए हैं, वो पढ़ता ही जाता है। उसने 31 ह्यूमन एंसेस्टर मटेरियल्स को लगातार बार बार पढ़ा। उसे समय का आभास ही नहीं हुआ कि आखिरकार कितना टाइम बीत चुका है। ग्रेजुअली उसका धीरे धीरे ऑरिजिन सिस्टम शेप लेना शुरू करता और तभी लूफिंग एक दिन रुकता और कहता है कि यह ऑलमोस्ट हो चुका है। लूफिंग ने ह्यूमन एंसेस्टर को कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा था, जिसके कारण वो उन सबके बारे में कुछ अच्छे से जान चुका था। और लूफिंग कहता है
मेरी 6 मेजर सिस्टम ह्यूमन लाइफ डेथ डॉ को वो एक प्रोफाउंड डेप्थ तक मैं पहुंचा चुका हूं, वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पे लूफिंग ने ह्यूमन लेवल ऑफ डॉ और डेथ को बना रखा था जो कि उसकी 6 सिस्टम थी और लूफिंग उसको काफी हद तक बढ़ा चुका था। अब लूफिंग यहाँ पे कहता कि अल्दो मैंने उन सबको कॉम्प्रीहेंड कर रखा है, लेकिन मैं उन सारे 2729 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को देखना चाहता हूं और मैं उन सब के अंदर देखना चाहता हूं। अब यहाँ पे लूफिंग ने पहले उन सब बॉडीज के अंदर से 43 को ही कॉम्प्रीहेंड किया था। ह्यूमन एंसेस्टर्स के मटेरियल्स को बिलियंस इपोस तक स्टडी करने के बाद लूफिंग कहता कि चलो मैं देखता हूं कि आखिरकार मैं 2729 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को फिर से स्टडी करता हूं तो मैं कितना पढ़ पाता हूं, कितना समझ पाता हूं, क्योंकि लूफिंग ने पिछली दफा सिर्फ 43 को ही कॉम्प्रीहेंड कर पाया था। क्या पता लूफिंग इस बार सबको कॉम्प्रीहेंड कर दे। इसके साथ लूफिंग फिर से वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को पढ़ना शुरू करता है और उन सबको पहले एग्जामिन करने लगता है और एक दिन के अंदर ही सबको एग्जामिन कर लेता है। लूफिंग जैसे उसको एग्जामिन करता है एक ही दिन के अंदर उसे पता चल जाता है कि यार वो तो कुछ ज्यादा ही समझने लग चुका है, उसने कंप्लेन भी है तो ऑफ कोर्स बात है कि वो पावरफुल तो होगा ही। और वो उन सबको समझने लगता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और लूफिंग क्या आता है कि यहाँ तक कि वर्ल्ड क्लास ह्यूमन स्टेज के अंदर भी सीक्रेट पैटर्न्स हैं, उनके अंदर भी ऑरिजिन कोर्स है, तो मैं भी उनको समझना शुरू कर रहा हूँ। ये तो उनकी ऑरिजिन कोर्स के अंदर से सीक्रेट पैटर्न्स है जो कि उनकी बॉडीज को इनकम्प्लीट बनाए, क्योंकि उनके ऑरिजिन कोर ही इनकम्प्लीट है। जब तक वो कंप्लीट ना होंगे उनकी बॉडीज के अंदर वो ऑरिजिन कोर्स के साथ वो उनकी खुद की पावर्स कैसे कंप्लीट होगी। लूफिंग फिर से वहां पे और सी भी बकवास करने लगता है। तो मैं सच में इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करता हूँ क्योंकि कुछ लाइन्स बची हुई जो कि आपको बताऊँ या ना बताऊँ सेम, जिसके साथ लूफिंग वहां पे उनको समझना फिर से स्टार्ट करता है और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड में सिंपली ये हुआ था कि लूफिंग ने ये जान लिया कि कैसे उसे ब्रेक थ्रू करना, बस यही था पूरे के पूरे एपिसोड में। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।